कल हम लोगों ने सेट ऑफ इसके बारे में देखा था कि सेट ऑफ में बार बार एक बात आ रही थी कि न्यायालय की धनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर कोई भी ऐसी रकम जिसे प्रतिवादी वादी से प्राप्त करने का हकदार है उसे सेट ऑफ के तौर पर क्लेम कर सकेगा। धनी अधिकारिता उसने कहा, स्थानीय अधिकारिता नहीं कहा। न उसने सेक्शन 9 का कोई जिक्र किया, यानी विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, इसकी भी बात नहीं की है। तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में फिर ये पूछ लिया, फिर ईंटें गिरेंगे आप, क्योंकि विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता इसका जिक्र किए जाने की कोई जरूरत यही नहीं। भाई एक सीधी बात है कि सेक्शन 9 जिसके मुताबिक हम विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता देखते हैं, वो कहती है संपत्ति संबंधी प्रत्येक दावा और पद संबंधी प्रत्येक दावा ये सिविल दावा है। और जब भी पद संबंधी कोई दावा किया गया है या संपत्ति संबंधी कोई दावा किया गया तो उसकी प्रकृति के संबंध में कोई विचार होगा ही नहीं, वो सिविल प्रकृति का है ही। ठीक है, सिविल नेचर उस काज ऑफ एक्शन का है ही है। हाँ, इतना जरूर हमें देखना है कि प्रत्येक सिविल नेचर के काज ऑफ एक्शन पर सिविल कोर्ट संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो, ऐसा बताया जरूर गया है, क्योंकि सेक्शन 9 कहता ना सभी सिविल वादों का संज्ञान सिविल कोर्ट कर सकेगा। लेकिन शर्त लगी हुई है कि किसी विधि के द्वारा उस पर्टिकुलर सिविल काज ऑफ एक्शन पर संज्ञान लेने से सिविल कोर्ट को अभिव्यक्त रूप से, विवक्षित रूप से बस रोका न गया हो। इसका मतलब यह हो गया कि जब सेट ऑफ के दावे में प्रतिवादी ने किसी धनराशि को सेट ऑफ के तौर पर वादी से क्लेम कर लिया है तो ये सिविल दावा तो ही है, क्योंकि संपत्ति संबंधी दावा है। और कम से कम धनराशि के दावे को किसी भी न्यायालय के द्वारा, वो किसी भी कानून के द्वारा सिविल न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा, उस पर ऐसी बात लिखी नहीं। तो विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता का विचार उस समय किया जाना जरूरी है ही नहीं। जिस समय सेट ऑफ क्लेम किया है प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध, तो वहां विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता ये तो है ही है, क्योंकि वादी का दावा वो भी तो धन संबंधी है। भाई वादी का दावा वो भी तो धन संबंधी है। जब वो संस्थित हो गया तो सीधी सी बात है, प्रतिवादी भी तो उसी ढंग का दावा ला रहा है, तो उसके संस्थित होने में कौन सी दिक्कत है। जब वादी के दावे पर विचार हो चुका और धन संबंधी दावा विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता के आधार पर निरस्त नहीं हुआ तो प्रतिवादी का कैसे हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता इसका जिक्र किया जाना अनावश्यक है। और इसलिए आप देखेंगे आदेश 8 नियम 6 में विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता के बारे में कोई बात नहीं लिखी है। और जहां तक स्थानीय अधिकारिता का सवाल है, तो स्थानीय अधिकारिता के विचार के लिए हम लोगों ने 16, 17, 18, 19 और 20 इन सेक्शंस पर विचार किया था। तो 16, 17 और 18 बात कर रही थी अचल संपत्ति के प्रति। जब मुकदमा आपको काहे के संबंध में लाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके संबंध में लाना है, तब आपका जो स्थानीय अधिकारिता है वो 16, 17, 18 इनके प्रावधानों के मुताबिक देखी जाएगी। और जो मानव शरीर, ये जंगम संपत्ति, इसके प्रति किए गए अकृत्य के संबंध में मुकदमा लाना हो, तब सेक्शन 19 के मुताबिक स्थानीय अधिकारिता यह भी निश्चित की जाएगी। और शेष सभी वादों के लिए स्थानीय अधिकारिता हम सेक्शन 20 के मुताबिक निर्धारित करते हैं। और वहां वो क्या कहता है कि हर उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता प्राप्त होगी
जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद कारण पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुआ है, और या फिर प्रतिवादी गण या प्रतिवादी में से कोई है, और अगर एकमात्र प्रतिवादी है तो वो निवास करता है या कारोबार करता है, ये स्वयं के अभिलाप के लिए काम करता है। तो जब वादी ने मुकदमा संस्थित किया है धन संबंधी मांग का, तो इस मुकदमे में जब सेट ऑफ क्लेम हो रहा है तो प्रतिवादी कौन है? जो मूल मुकदमे में वादी है। तो वो जहां मुकदमा लाया है, ठीक है, वहां निवास तो कर ही रहा है, ठीक है ना, या चलिए वो निवास ना भी कर रहा हो, ये भी हो सकता न कर रहा हो, लेकिन एक सीधी बात कि अगर सेक्शन 19 या सेक्शन 20 लागू हो रही है, ठीक है ना, तो सेम सीपीसी का भाग आदेश 8 नियम 6 सेम सीपीसी का भाग है। हो सकता तो चूंकि प्रतिवादी कौन होगा? वादी ही होगा, तो 70% 80% तो संभावना इस बात की है कि वादी वहां निवास कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन चलिए नहीं कर रहा, क्योंकि वादी जब दावा लाया होगा तब भी सेक्शन 20 लागू हो रहा होगा। वादी जिस धनराशि के संबंध में मुकदमा लाया उसके संबंध में वाद कारण हो सकता है शाहजहांपुर के न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न हुआ हो, और वो रहता दिल्ली में हो, इसलिए वो शाहजहांपुर में मुकदमा ले आया, क्योंकि प्रतिवादी हम हैं, वो दिल्ली रहता, हम कलकत्ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन शाहजहांपुर के न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वाद कारण उत्पन्न हुआ। तो वादी को जो मुकदमा लाने के लिए विकल्प उपलब्ध थे, वो कहा या तो कलकत्ता या शाहजहांपुर, दो ही जगह तो उपलब्ध थे, क्योंकि प्रतिवादी यानी हम कलकत्ते में निवास कर रहे थे और वाद कारण शाहजहांपुर में पैदा हुआ। वादी यहां मुकदमा ले आया और हमें जो धनराशि चाहिए, वादी से उसका वाद कारण मद्रास में उत्पन्न हुआ, और वादी निवास कहां कर रहा? दिल्ली में। तो हम शाहजहांपुर में मुकदमा कैसे ले आएंगे? मेरे लिए तो स्थानीय अधिकारिता या तो मद्रास हुई, ठीक है, और या दिल्ली हुई, ठीक है, अगर केवल सेक्शन 20 को देखा जाए। इसीलिए हमने कहा कि वादी के द्वारा लाए गए मामले में अगर प्रतिवादी ने सेट ऑफ क्लेम किया तो 70-80% हमने 20 या 30% जानबूझकर छोड़ा है। इसलिए हमने कहा कि 70-80% तो संभावना इस बात की है कि वादी जहां मुकदमा लाया है वहीं रहता भी होगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तब आदेश 8 नियम 6 यह अपने पूरे प्रभाव से लागू होगा, क्योंकि अगर सेक्शन 20 लागू होगा तो आदेश 8 नियम 6 क्यों नहीं लागू होगा? दोनों उपबंध सेम सीपीसी में है और दोनों में से किसी में भी यह नहीं लिखा है कि आदेश 8 नियम 6 20 के उपबंधों के अधीन लागू होगा, न 20 में ऐसा लिखा है। दोनों जगह इस प्रभाव के शब्द नहीं लिखे हैं कि उनमें लिखी गई बात दूसरे उपबंध में लिखी गई बात के अधीन होकर लागू होगी, ये नहीं लिखा है। इसका मतलब ये निकला कि दोनों उपबंध स्वतंत्र रूप से लागू होंगे, ठीक है, इसका अर्थ ये निकला। और जब दोनों उपबंध स्वतंत्र रूप से लागू होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों उपबंध
जिन स्थितियों को लागू होने के लिए अभिप्रेत हैं, यदि वे स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो दोनों उपबंधों में से जिस उपबंध को लागू होना हो उसे आप लागू करें। इसका मतलब मूल दावा वो तो सेक्शन 20 के उपबंधों के मुताबिक प्रस्तुत किया जाएगा। मूल दावा जो कि वादी लाया है, ठीक है ना, मूल दावा तो वही लाया है, वो तो सेक्शन 20 के उपबंधों के मुताबिक स्थानीय अधिकारिता का विचार करके प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जहां तक सेट ऑफ इसकी बात आ रही है, उसके संबंध में सेक्शन 20 लागू नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ का दावा स्पेसिफिक हो गया, विनिर्दिष्ट हो गया, ठीक है। वो जनरल सामान्य उपबंधों से शासित नहीं होगा, बल्कि सेट ऑफ के लिए जो विशिष्ट उपबंध सीपीसी में मौजूद है उससे शासित होगा। यही निर्वचन का सिद्धांत है भाई। लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको कई बार बताया गया कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर दो कानून के उपबंध हैं, एक सामान्य स्थिति को लागू होता है और एक विशेष स्थिति को लागू होता है, तो विशेष स्थिति का उत्पन्न होने पर जो विशेष स्थिति को लागू होने वाला उपबंध है उसी को लागू किया जाएगा, ठीक है, जब विशेष स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि तब अगर सामान्य स्थिति में लागू होने वाला कानून ये आप लागू करेंगे तो विशेष स्थिति के लिए बनाए गए कानून का कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। अगर यह कहा गया कि अगर खाना बनाया गया है, अगर भोजन बना है तो अमुक जगह पर रखा जाएगा, लेकिन यह साथ में जोड़ दिया गया है कि अगर भगवान का भोजन यानी प्रसाद बनाया गया है तो अमुक जगह पर रखा जाएगा। अब भगवान के लिए जो भोजन बना वो भी अंततः भोजन है, लेकिन अगर उस पर भी आप सामान्य बात लागू कर दोगे कि भोजन बनाने की जगह पर या भोजन रखे जाने की जगह पर वो रखा जाएगा, तो इस विशिष्ट उपबंध का कोई मतलब बचा ही नहीं, क्योंकि विशिष्ट के अंतर्गत सामान्य नहीं आता, ठीक है, लेकिन सामान्य के अंतर्गत विशिष्ट आता है। भगवान का भोजन इसके अंतर्गत लोगों का भोजन नहीं आता, लेकिन भोजन इसके अंतर्गत लोगों का और भगवान का दोनों का आता है। इसलिए सामान्य के साथ कभी भी विशिष्ट को शामिल नहीं करते हैं, दोनों स्थितियों को अलग अलग कर देते हैं। अब जो सेट ऑफ क्लेम हुआ, ठीक है, नो डाउट वो धन की राशि के संबंध में है, ठीक है। अगर अलग से मुकदमा लाया जाए तो फिर हम सेक्शन 20 के मुताबिक ही स्थानीय अधिकारिता का विचार करेंगे, लेकिन उसने सेट ऑफ के तौर पर क्लेम किया है, इसलिए यहां पर हम सेक्शन 20 नहीं देखेंगे, ठीक है। यहां पर सेट ऑफ क्लेम करने के लिए जो उपबंध बनाया गया है उसी को देखेंगे, और वो उपबंध कौन सा है? सेक्शन 20, वो सॉरी आदेश 8 नियम 6, और आदेश 8 नियम 6 हमें यह हक दे रहा है कि वादी द्वारा लाए गए मुकदमे में हम इस धनराशि को जो अभिनिश्चित भी है, न्यायालय की अधिकारिता की धनीय, ठीक है, जो धनीय सीमाएं हैं उनके भीतर भी है, और जो उसी हैसियत में हमें वादी से रिकवरेबल है, जिस हैसियत में वादी हमसे धनराशि को रिकवर करना चाहता है, ठीक है, तो इस धनराशि को हम वादी द्वारा लाए गए मुकदमे में सेट ऑफ के तौर पर क्लेम कर लें, भले ही इस मांग के संबंध में स्थानीय अधिकारिता किसी भी न्यायालय को, यह लिखा नहीं है वहां,
कि भले ही स्थानीय अधिकारिता किसी भी न्यायालय को, लेकिन यह लिखा हुआ माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा कि कानून सिर्फ वही नहीं पढ़ा जाएगा जो लिखा है, कानून वो भी पढ़ा जाएगा जो नहीं लिखा है, किंतु लिखे हुए का स्वाभाविक अर्थ वही निकलता है। ठीक है, जो कहा जा रहा है, तो भले ही वो लिखा है या नहीं लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि सामान्य जीवन में भी हम लोग कहते हैं कि जब हमने ये कह दिया था तो तुमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि मेरे इस कहने का सीधा मतलब है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा कि इस दरवाजे से निकलिए, तो तुम इससे कैसे निकले। अब आप कहेंगे आपने इससे निकलने के लिए मना तो नहीं किया था, आपने कहा था इससे निकलिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि बाकी किसी से मत निकलिए, सिर्फ इसी से निकलिए, ये तो नहीं कहा था। तो यह कहना अनावश्यक है। जब हमने आपको वो दरवाजा चिन्हित कर दिया कि इससे निकलिए, इसका मतलब ही हो जाता है कि आपको किसी अन्य दरवाजे से नहीं निकलना है। ठीक है, तो सीधी बात आ गई कि जब आदेश 8 नियम 6 ये कह रहा है कि वादी ये अगर किसी धनराशि के लिए मुकदमा लाया है तो उसमें प्रतिवादी को अगर कोई वैसी धनराशि जैसी आदेश 8 नियम 6 में उल्लिखित है वादी से शोध्य है, तो वो उसके लिए उसी मुकदमे में दावा कर सकेगा। तो स्थानीय अधिकारिता का विचार करना ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सटाफ को आदेश 8 नियम 6 के उपबंध ही लागू होंगे। ठीक है, इसलिए वहां स्थानीय अधिकारिता नहीं लिखा है, केवल धनी अधिकारिता। इसी शब्द का उल्लेख हुआ कि धनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहते हुए प्रतिवादी किसी भी ऐसी धनराशि को जो आदेश 8 नियम 6 के उपबंधों के अंतर्गत आती है वादी से वसूल करने के लिए मुकदमा ला सकेगा। ठीक है ना, तो ये तो हुआ विधिक मुजरा। ठीक है, लीगल सेट ऑफ। इसे लीगल सेट ऑफ हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका उल्लेख सीपीसी जो कि एक लॉ है, एक कानून है, उसमें मिल रहा है। और दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ, वो हमने बताया था आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3। ठीक है, तो जरा आदेश 20 खोल लेंगे, नियम 19 देखेंगे तो उसमें 3 उपनियम लिखे हैं। आदेश 20 किससे संबंधित है, निर्णय और डिग्री से। यानी निर्णय और डिग्री कैसे तैयार हुए। हम लोगों ने जब डिग्री की परिभाषा पढ़ी थी तब भी हमने आदेश 20 का जिक्र किया था। हमने आपसे कहा था कि डिग्री की परिभाषा में शब्द लिखे कि डिग्री क्या है, न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णयन की डिग्री एक ऐसा एडजुडिकेशन, एक ऐसा न्याय निर्णयन जो न्यायालय ने किया है, उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति है। और उस समय हमने ये भी कहा था कि जब हम ये कह रहे हैं कि डिग्री न्यायालय द्वारा किए गए न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है, तो ये सेंटेंस अपने में इस बात को ध्वनित करता है कि न्याय निर्णयन न्यायालय के अतिरिक्त भी संस्थाएं करती हैं। क्योंकि अगर सिर्फ न्यायालय ही न्याय निर्णयन करता है तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है। तब तो सीधी बात है कि न्याय निर्णयन का काम सिर्फ न्यायालय करेगा। तो इतना लिखना पर्याप्त था कि डिग्री न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि न्याय निर्णय न्यायालय के अलावा कोई करेगा ही नहीं। लेकिन विधायिका ने लिखा कि डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है।
इसका मतलब ये होगा क्योंकि विधायिका कोई भी शब्द, एक भी शब्द अनावश्यक नहीं कहती है। कानून में एक भी शब्द अनावश्यक लिखा नहीं होता, तो वो अनावश्यक क्यों लिख देंगे? इसका मतलब ये है कि न्याय निर्णय न्यायालय के अतिरिक्त संस्थाएं भी करती हैं, ठीक है। तभी उन्होंने लिखा कि डिक्री न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, यानी अगर न्याय निर्णय किसी और का है जो न्यायालय नहीं है, अगर उसका न्याय निर्णय है तो भले ही उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति की गई हो, लेकिन वो डिक्री नहीं है। हां, न्यायालय ने किया है, न्याय निर्णय किया है, उसको औपचारिक तौर पर अभिव्यक्त किया है और उसमें डिग्री की जो अन्य विशेषताएं बताई गई है वो भी मौजूद है, तब वो डिग्री हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसने कहा था डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। तो न्यायालय, न्याय निर्णय और औपचारिक अभिव्यक्ति, और जो हमने कहा था कि औपचारिक अभिव्यक्ति, इसका क्या मतलब होता है? हमने आपसे कहा था कि फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। क्योंकि जब आप कहते हैं हम फॉर्मल ड्रेस पहने हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर आने जाने के लिए औपचारिक तौर पर जो कपड़े पहने जाते हैं अब वही पहने। अनफॉर्मल ड्रेस का मतलब यह कि दूसरों के सामने जाने के समय जो कपड़े नहीं पहने जाते हैं वो आप पहने। तो फॉर्मल का मतलब यह हुआ कि पूर्व निश्चित, सब कुछ पूर्व निश्चित। तो हमने कहा डिग्री, हमने कहा था जब आप ये कहते हैं डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, इसका मतलब यह हो गया कि डिग्री में जो कुछ लिखा जाएगा वो प्री डिसाइडेड है, पहले से तय है कि उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो हमने आपसे कहा था कहां तय किया गया है, वो जो तय किया गया है वो कहां लिखा है? तो हमने आपसे कहा था आदेश 20 में लिखा है, क्योंकि आदेश 20 डिग्री और निर्णय उसमें क्या क्या लिखा होगा ये बताता है, और आदेश 20 की मौजूदगी ही डिग्री के रूप में जो न्याय निर्णय अभिव्यक्त हुआ है उसे औपचारिक अभिव्यक्ति देती है, ठीक है ना। तो आदेश 20 ही डिग्री की परिभाषा को पूर्ण करता है। तो अगर डिग्री किसके संबंध में दी गई? सेट ऑफ के संबंध में दी गई या काउंटर क्लेम के संबंध में दी गई, तो उसमें क्या क्या उल्लिखित होगा ये लिखा हुआ है आदेश 20 नियम 19 में। आप देखें, कहता मुजरा या प्रतीप दावा अनुज्ञात किया जाए तब डिग्री, ठीक है ना। यानी अगर मुजरा और प्रतीप दावा यानी काउंटर क्लेम यानी क्रॉस सूट ये अनुज्ञात किया जाए, यानी अलाउ ये किया जाए, जब डिग्री सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को अलाउ करेगी तब उसमें क्या क्या चीजें होंगी ये 20(1), 20(2) और 20(3) में लिखा है। 20(1) और 20(2) की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 20 कह रहे हैं। आदेश 20 नियम 19, इसमें 3 नियम है, तो नियम 19 के 1 और 2 की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम 19 आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 की बात इस समय कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी बड़ी संक्षिप्त बात कर रहे हैं। क्या कहता है नियम 3 देखें, उपनियम 3, इस नियम के उपबंध लागू होंगे, इस नियम के उपबंध लागू होंगे, इसका मतलब 1 और 2 लागू होगा, ठीक है। कहता है इस नियम के उपबंध लागू होंगे चाहे मुजरा आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो, ठीक है। बस अन्यथा अनुज्ञेय हो इतना ही हमें दिखाना था, ठीक है। वो कहता है इस नियम के उपबंध लागू होंगे
नई मुद्रा आदेश 8 नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो। इसका मतलब यह हुआ कि आदेश 8 नियम 6 के अधीन जो मुद्रा अनुज्ञेय होता है उसके अलावा भी मुद्रा अनुज्ञेय होता है। इसका अर्थ तो ऐसे निकलेगा। अगर सिर्फ आदेश 8 नियम 6 के अधीन ही सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है तो फिर वही बात कि विधायिका अनावश्यक बात क्यों लिखेगी, वो क्यों लिख रही है कि चाहे मुद्रा आदेश 8 नियम 6 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय हो यानी अलाउ किया जाने लायक हो या अन्यथा अलाउ किए जाने लायक। ठीक है, तो अन्यथा अगर अलाउ किए जाने लायक है तो वो आदेश 8 नियम 6 में तो आता नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ आदेश 8 नियम 6 के अधीन भी क्लेम होगा और आदेश 8 नियम 6 के अलावा भी क्लेम होगा। ठीक है, तो आदेश 8 नियम 6 के अधीन जो क्लेम होगा उसे तो हम लीगल सेट ऑफ कहेंगे क्योंकि उसका हक तो कानून स्वयं हमें दे रहा है। लेकिन जो अन्यथा अनुज्ञेय है, ठीक है, अनुज्ञा इसकी अंग्रेजी क्या है, परमिशन, जो अन्यथा परमिसेबल है उसके संबंध में कानून में तो कोई उपबंध नहीं मिल रहा। लेकिन यह कह रहा कि जो अन्यथा अनुज्ञेय उसको भी यही लागू होगा, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आ जाती है। जो गोलकनाथ जस्टिस सुब्बाराव उनका तर्क था कि अनुच्छेद 368 में लिखा है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर प्रक्रिया दी गई है तो ताकत भी कहीं ना कहीं दी गई होगी, क्योंकि ताकत ही नहीं तो प्रक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं इसी बात को कैसे सामान्य शब्दों में कि जिस रास्ते जाना नहीं है उसके मील के पत्थर क्यों गिनने। भाई जब हमें इधर जाने की ताकत ही नहीं है तो इस रास्ते पर कौन से खतरे हैं और ये रास्ता कितना लंबा है ये हम याद ही क्यों करें। भाई सीधी बात है, जब हमें कहीं जाना हो तभी तो हम प्रक्रिया इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें दिल्ली जाना है तब हम प्राप्त करेंगे कि भाई बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, मौसम वहां कैसा है, कैसे कपड़े लेकर जाएं, क्या तैयारी करके जाएं। जब हमें दिल्ली जाना ही नहीं तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया ये हम क्यों पता करेंगे। ठीक है, तो पहले शक्ति और फिर शक्ति के उपयोग के लिए प्रक्रिया, यही नियम है। भाई आपको पहले सामर्थ्य, ये शक्ति किसी भी काम को प्राप्त करने की होनी चाहिए, तब यह तय होगा कि आप उस शक्ति का या उस सामर्थ्य का उपयोग किन मर्यादाओं और सीमाओं के अधीन रहते हुए करेंगे और किन मर्यादाओं और सीमाओं के अधीन रहते हुए आप अमुक ताकत का उपयोग करेंगे। उसी मर्यादा और सीमा को अमुक शक्ति के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया यह कहा जाता है। ठीक है, प्रोसीजर इसी का नाम, इसी का तो नाम है कि आपको अमुक काम करने की ताकत है, आपको किसी को दंड देने की ताकत है, तो आप दंड कैसे देंगे, पहले उसे सुनेंगे, पहले उस पर आरोप लगाएंगे, बताएंगे उसे। सबसे पहले आपके पास जो उसके विरुद्ध साक्ष्य है वो उसे देंगे, उसकी प्रतियां देंगे, फिर आरोप लगाएंगे, फिर साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत करें। सारी चीजें बताई गई, तभी आप किसी को दंडित कर सकते हैं। दंडित करने की सामर्थ्य आप में है, लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं होगा, उन सीमाओं और मर्यादाओं के अधीन होगा जो प्रक्रिया निर्धारित करे। ठीक है ना,
तो मर्यादाओं और सीमाओं जिनके अधीन सामर्थ्य का उपयोग करने की परमिशन मिलती है, उसी को सामर्थ्य का उपयोग किए जाने के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया ये कहा जाता है। तो जब आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 उसमें उन्होंने कह दिया कि अगर सेट ऑफ अदरवाइज परमिट किया जाए, अदरवाइज यानी आदेश 8 नियम 6 के अधीन परमिट न किया जाए, आदेश 8 नियम 6 के उपबंधों से अदरवाइज अन्यथा अनुज्ञेय हो अर्थात परमिसेबल हो, तो भी आदेश 20 नियम 19 का उपनियम 1 और 2 लागू होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि अगर प्रक्रिया है तो विधायिका शक्ति भी दे रही है, अन्यथा विधायिका प्रक्रिया बनाती नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह निकल आया कि भले ही अभिव्यक्त रूप से यह उल्लिखित न हो कि सेट ऑफ आदेश 8 नियम 6 के उपबंधों को छोड़कर कब परमिट किया जाए, ठीक है, यह अभिव्यक्त रूप से भले ही ना लिखा हो, लेकिन न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त रहेगी कि सेट ऑफ जब आदेश 8 नियम 6 के अधीन परमिसेबल न हो तो भी वो प्रतिवादी की ओर से सेट ऑफ की जो मांग की जा रही है, ठीक है, उसे अनुज्ञात अर्थात अलाउ कर दे। और जब न्यायालय ऐसा करेगा तब न्यायालय की उस अनुज्ञा के लिए, उस परमिशन के लिए जो उसने प्रतिवादी को किसी धनराशि के संबंध में दी है, ठीक है, उसे इक्विटेबल सेट ऑफ कहा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो लॉ में नहीं है। ठीक है ना, सीपीसी में नहीं लिखा है कहीं कि इक्विटेबल सेट ऑफ कब अलाउ किया जाएगा, ये लॉ में कहीं नहीं लिखा है। आदेश 8 नियम 6 कुछ स्थितियां बता रहा है। ठीक है, तो उन स्थितियों में अगर अलाउ हुआ तो लीगल सेट ऑफ है, उससे अन्यथा अलाउ हुआ तो इक्विटेबल है ना। तो सवाल यह है कि इक्विटेबल सेट ऑफ अलाउ करने का हक न्यायालय को आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 में लिखे गए शब्दों से आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि न्यायालय इक्विटेबल सेट ऑफ को कब अलाउ करे और कब अलाउ ना करे। अगला सवाल यह पैदा होता है। तो न्यायालय तभी है जब वो न्याय की बात करें। हमने आपसे कहा था, कल हमने कहा था कि गुण और प्रकृति ये दो शब्द होते हैं, और हमने कहा था कि गुण और प्रकृति इनको जो डिफाइन करते हैं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार, इसकी प्रकृति के तौर पर उन स्थितियों का उल्लेख किया जाता है जो स्थितियां, ये गुण, ये जो स्थितियां ये व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार दूसरों के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। ठीक है ना, उन स्थितियों को इस व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार की प्रकृति ये कहा जाता है। और जिन परिस्थितियों के आधार पर या जिन स्थितियों के आधार पर स्वयं इस व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार की पहचान होती है, उसे इस व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार का आंतरिक गुण ये कहते हैं। आंतरिक कहें ना कहें, गुण ही कह दें, क्योंकि गुण हमेशा आंतरिक होता है। हमने उदाहरण दिया था, हमने कहा जैसे दही की प्रकृति ठंडी है। ठीक है, दही की प्रकृति ठंडी है, लेकिन ये ठंडापन किसे महसूस होगा? दही को नहीं महसूस होगा, जो दही का उपयोग करेगा उसे महसूस होगा।
ठीक है ना। ये स्वयं दही को थोड़ी अनुभव हो रहा। तो दही का नेचर ठंडा है, उसका जो उपयोग करेगा उसे शीतलता प्राप्त होगी। ये नेचर है दही का। यानी जो स्थिति दही दूसरों के सामने उत्पन्न कर देगा उसे उसकी प्रकृति कहा जाएगा। और जिस गुण के या जिस स्थिति के आधार पर स्वयं दही की पहचान होगी, ये जिन स्थितियों के आधार पर स्वयं दही की पहचान होगी, वे उसके गुण कहे जाएंगे। ठीक है ना। दही आइडेंटिफाई कैसे होगा? वो सफेद रंग का होता तो सफेद होना उसका गुण है। ठीक है। उसके खट्टेपन से उसकी पहचान होती है, तो खट्टापन दही का गुण है। ठीक है। तो गुण और प्रकृति दो बातें हो गए। तो इक्विटेबल सेट ऑफ, सामयिक मुजरा, ये न्यायालय को कब अलाउ करने की इजाजत होगी और किसे यानी किस धनराशि को सामयिक मुजरे के तौर पर अलाउ करने की ताकत न्यायालय को प्राप्त होगी? ये दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो हमने कहा न्यायालय माना ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो हमेशा न्याय की बात करता है। और जब हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ा करते हैं तो मुकदमा आता है ईपी रोयप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ईपी रोयप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये कहती है, ठीक है, कि जहां मनमानापन है वहां समानता नहीं हो सकती। समानता वहीं हो सकती है जहां मनमानापन नहीं है। क्योंकि अगर हमें यह हक प्राप्त है कि हम चाहें इन्हें कोई चीज दे दें और चाहें इन्हें कोई चीज दे दें, तो समानता नहीं है। कम से कम इन दोनों की स्थितियों में समानता नहीं। ये बुरे से बुरा करें तो भी हम इन्हें वो चीज दे देंगे, और ये अच्छा से अच्छा करें तो भी हम इन्हें वो चीज नहीं देंगे। ठीक है। तो इन दोनों के दृष्टिकोणों से देखें तो इनकी स्थितियां समान नहीं हैं मेरे मनमानेपन के कारण। ठीक है। आप दोनों की स्थिति असमान है। आप बुरे से बुरा करें, यही प्रश्न उठता है उन धर्मों से जो ईश्वर की प्राप्ति का कोई एक रास्ता निर्धारित करते हैं। वो कहते हैं यही करो तो ही ईश्वर प्राप्त होगा। तो उनसे प्रश्न उठता है कि हम ये नहीं करते जो तुम बता रहे हो, बस ये नहीं करते जो तुम बता रहे हो। ठीक है। हम तीनों धर्मों की, सब तीनों प्रमुख धर्मों की बात कर लेते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हज, रोजा, नमाज, ज़कात करो। हम बस यही नहीं करते हैं। मुसलमान हैं हम, हज, रोजा, नमाज, ज़कात नहीं करते। हिंदू कहते हैं कि ध्यान, धारणा, समाधि या मंदिर में जाके पूजा करनी, ठीक है, ये जरूरी है। हम बस यही नहीं करते। क्रिश्चियंस कहते हैं कि साहब संडे में जाके चर्च में कुछ करना चाहिए। हम बस वही नहीं करते जो वो बताते हैं। और इसके अलावा हम जीवन के जितने सिद्धांत हैं सबका पालन करते, सच बोलते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेशन करते हैं। सारी अच्छाइयां हम में हैं। और तुम ये बस यही करते हो, खाली यही करते हो। हज, रोजा, नमाज, ज़कात करते हो, ध्यान, धारणा, समाधि करते हो, मंदिर जाते हो, और सारी नीचताएं तुम्हारे अंदर है। हम कहां जाएंगे और तुम कहां जाओगे? अगर ईश्वर तुम्हें जन्नत नशीब करेगा और हमें दोजख में भेजेगा तो वो ईश्वर नहीं है। फिर ऐसा करने वाला अन्यायी है। और ईश्वर आवश्यक तौर पर न्यायपूर्ण है। ये तो मनमानापन है, ये तो पक्षपात है। कि अगर हम मान भी ले कि किन्हीं आसमानी किताबों में ईश्वर ने स्वयं ऐसा कहा है
तो भी इसका मतलब तो यह हुआ कि ईश्वर पक्षपाती हो गया कि सिर्फ उसकी बात मान लो, बाकी कुछ भी करो, और ईश्वर आपको संरक्षण देगा, और सिर्फ हम उसकी ना माने, बाकी सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो वो हमारा विरोध करेगा। ये ईश्वर का गुण ही नहीं है, ये बात ही गलत है अपने आप में, ये ठीक नहीं है। ईश्वर ईश्वर इसीलिए, और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा अच्छी नवदा भक्ति लगती है, उसमें वो बताते हैं कि अंत में ये कह देते हैं कि कुछ भी मत करिए, बस जैसे आपको रहना चाहिए ठीक उसी ढंग से रहिए, तो भी आप हम ही को उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ मत करिए, अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, वो बनाए इसीलिए गए, चाहे जिसका पालन कर लीजिए। तो सवाल ये है कि न्यायालय अगर मनमानापन दिखाएगा, ठीक है, कि चाहे जब इक्विटेबल स्टाफ अलाउ कर दे, तो फिर न्यायालय न्यायालय नहीं हो सकता। न्यायालय न्यायालय है इसीलिए है क्योंकि वो कभी मनमानापन नहीं करता, जो होने योग्य है सिर्फ वही करता है, ठीक है। और जो होने योग्य है वो कहां से पता लगेगा आपको? जो होना चाहिए वो कहां से पता लगेगा? अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण। इसीलिए साम्या की उत्पत्ति कहां से मानते हैं? अंतःकरण से। कानून कहता है कि जहां कानून नहीं है, इनेक्टेड लॉ नहीं है, वहां न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण, इससे डिसाइड किया जाएगा। शुद्ध अंतःकरण यहां से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। आपकी जो रचना है उसमें क्या मानते हैं कि सबसे ऊपर आपका शरीर है, ठीक है, किंतु आप शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर है, ये किसको अनुभव हो रहा? आपको, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ही शरीर होते तो ये अनुभव आपको नहीं हो रहा होता। आप अनुभोक्ता हैं, आपको अनुभूति हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिसकी अनुभूति हो रही है उससे आप अलग हैं। आंख सबको देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख सकती, ठीक है। वो सबको देख सकती है किंतु खुद को नहीं देख सकती। खुद को कैसे देख लेगी, ठीक है। तो आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर है, इसकी अनुभूति आपको हो रही है। तो जिसकी अनुभूति आपको हो रही उसके आप अनुभोक्ता हैं, आप वो वस्तु नहीं हो सकते। शरीर के बाद विचार, विचार भी आप नहीं है, क्योंकि विचार आपके हैं, आपके विचार हैं। यही तय कर रहा है कि आप शरीर नहीं है, वो थोड़ी विचार नहीं है। क्योंकि विचार अगर आप होते तो फिर ये आपका विचार है, ये बात ही नहीं होती। तो विचार ही आप हैं, भावनाएं आपकी हैं, आप भावना नहीं हो, ठीक है। भावना से अलग हो कहीं आप, आपकी भावनाएं। तो इसका मतलब शरीर जो ऊपर दिख रहा है, ये भी, यहां से भी अगर आप सोचो, यानी इसको आराम कैसे मिलेगा, ये काम अगर आप कर रहे हो तो शुद्ध अंतःकरण का काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आपके विचार संतुष्ट हो, ऐसा काम आप कर रहे हो, वो भी शुद्ध अंतःकरण का काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि विचार और आप अलग हैं। भावनाएं आपकी संतुष्ट हो रही, वो काम आप कर रहे हो, तो भी आप शुद्ध अंतःकरण से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। भावनाओं के बाद अंतःकरण, ये भी आपका ही है, अंतःकरण भी आप ही का है, लेकिन ये आपसे सबसे निकट है। आप जहां पर हो, अंतःकरण भी आप ही का है, लेकिन अंतःकरण की आपसे जो निकटता है वो सर्वाधिक है। और जब अंतःकरण की आपसे निकटता सर्वाधिक है तो ये अंतःकरण सर्वाधिक शुद्ध भी होगा, ठीक है ना। ये विचार से, क्योंकि आप
आपका ईश्वर के अंश हो, ठीक है ना, आप ईश्वर के अंश हो, आप 100% प्योर हो, आप तो 100% प्योर हो, तो आपसे जिसकी निकटता सर्वाधिक है, ठीक है, वो आपके बाद सबसे कम इंप्योर होगा, ठीक है, और दूरी जितनी बढ़ती जाएगी ये इंप्योरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अंतःकरण के बाद आपके भावनाएं उससे कम प्योर हैं, विचार उससे कम प्योर हैं, शरीर ये भी कहता है कि दूसरे से छीन कर हमें दे दो, ठीक है ना, तो सबसे कम इंप्योरिटी अंतःकरण इससे आपकी है, इसलिए अंतःकरण सबसे कम इंप्योर है, इसलिए अंतःकरण जो कुछ कहेगा वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वाधिक कह रहा हूं, ठीक है, एकदम ठीक होगा ये नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि एकदम ठीक तो आप ही कर सकते हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप अंतःकरण के माध्यम से ही बोल सकते हो, ठीक है, अंतःकरण के माध्यम से ही आप अभिव्यक्त होते हो, इसलिए अंतःकरण जो कुछ कहेगा वो सर्वाधिक ठीक होगा। इसीलिए कहते हैं कि साम्या कहां से जन्म लेगी, अंतःकरण से जन्म लेगी। वो कहते हैं कानून जब ना हो तो न्याय साम्या शुद्ध अंतःकरण के आधार पर डिसाइड करिए। तो जब हम ये सोचेंगे कि आखिर ये इक्विटेबल सेट ऑफ कब अलाउ किया जाए, ठीक है ना, तो हमें पता लगेगा कि अगर ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, इसलिए 1 लाख रुपए इनसे हमें दिलवा दिए जाएं, और दूसरा कह रहा है कि भाई हमने इन्हें नुकसान पहुंचाया जरूर, लेकिन पहले इनने हमें मारा था, ठीक है, इसलिए हमने इन्हें नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये तो काउंटर क्लेम का उदाहरण हो गया, क्योंकि उसी समय बाद में आपने मारा भी है, ठीक है, वही उदाहरण सबसे ठीक है कि मालिक नौकर पर मुकदमा लाया है कि इनकी लापरवाही से हमारे इतने पैसे का नुकसान हो गया। नौकर कहता है वो तो ठीक, लेकिन हमारी भी तो तनख्वाह इतने दिनों से नहीं दी, ठीक है, हमारी भी तनख्वाह इतने दिनों से नहीं दी, हमने हमारे पैसे भी दिलवा दिए जाए, इनका नुकसान दिलवा दिया जाए, ठीक है। तो एक बात निकल कर आई कि इक्विटेबल सेट ऑफ उन्हीं मामलों में दिलाया जाएगा जो एक ही संव्यवहार से उत्पन्न हुए हों, ठीक है ना। इसलिए इक्विटेबल सेट ऑफ कहां अलाउ होता है, जबकि धन की वो मांग जो प्रतिवादी कर रहा है, ठीक है, उसी संव्यवहार में उत्पन्न हो रही हो जिस संव्यवहार में वादी का दावा यह उत्पन्न हो रहा है। तब भले ही धन की वो मांग निश्चित न हो, भले ही वो मांग धन की निश्चित न हो, वह धन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो, ठीक है, इतना हो, वह धन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो, भले ही निश्चित न हो, भले ही लीगली रिकवरेबल यानी टाइम बार्ड हो गई हो, ठीक है, केवल टाइम बार्ड का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, भले ही वो टाइम बार्ड हो गई हो, लेकिन फिर भी अगर वादी अपनी मांग प्रस्तुत कर रहा है तो प्रतिवादी भी अपनी मांग इक्विटेबल सेट ऑफ के तौर पर उसी दावे में रख सकेगा और न्यायालय प्रतिवादी को भी अनुतोष दे सकेगा और यह अनुतोष इक्विटेबल सेट ऑफ कहलाएगा, ठीक है ना। यह साम्यिक मुजरा है। तो लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ दोनों के बीच फर्क भी हम लोगों ने किया था। लीगल सेट ऑफ जब आप क्लेम करेंगे तो WS प्रस्तुत करने के दिनांक पर भले ही वो टाइम बार्ड हो, लेकिन वादी जिस दिनांक पर मुकदमा लाया उस दिनांक पर वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कालबाधित नहीं होना चाहिए। लीगल सेट ऑफ आप क्लेम करोगे तो उसका प्रभाव क्या होगा,
प्रतीप वाद में के वाद पत्र के समान होगा। ठीक है, आदेश 8 नियम 6 उपनियम 2 लिखा हुआ है। और जो उसके समान होगा तो सीधी सी बात है, आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। लीगल सेटअप में आप कोर्ट फीस देंगे। ठीक है, टाइम बार्ड भी नहीं होना चाहिए, कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी। टाइम बार्ड भले ही डब्ल्यूएस के दिनांक पर हो, बट वादी जिस दिन मुकदमा लाए उस दिनांक पर न हो। ठीक है, और आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी। जहां तक इक्विटेबल सेटअप का और धनराशि निश्चित होनी चाहिए, इक्विटेबल सेटअप का जहां तक सवाल है। अच्छा, और लीगल सेटअप तौर पर आप वो धनराशि क्लेम कर सकते हो जो किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको प्राप्त करने का हक मिला हो। ठीक है, लेकिन जहां तक इक्विटेबल सेटअप का सवाल है, वो सेम ट्रांजैक्शन उसी समय, ठीक है, उत्पन्न हो रही मांग के संबंध में ही किया जा सकता है। उसे क्लेम करने के लिए किसी कोर्ट फीस को देने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट फीस नहीं चाहिए। वो टाइम बार्ड हो गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका टाइम बार्ड न होना कानूनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इक्विटेबल सेटअप की विशेषताएं हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर इक्विटेबल सेटअप के तौर पर जो रकम आप क्लेम कर रहे हो वो रकम टाइम बार्ड हो गई है, तो क्योंकि ये शुद्ध अंतःकरण की बात है ना, तो इतना जरूर न्यायालय करेगा कि वादी ने जो मुकदमा किया है उसने 2 लाख रुपए के लिए मुकदमा किया और इक्विटेबल सेटअप के तौर पर आपको 5 लाख मिलने चाहिए, तो न्यायालय आपको 3 लाख नहीं दिलाएगा, 2 लाख की सीमा तक आपको दिलवा देगा। यानी वादी आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि 2 लाख, 5 लाख में से 2 लाख निकाल दिए, बात खत्म हो गई, आपका कोई पैसा नहीं बचा। लेकिन 3 लाख आपको भी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने समय सीमा के भीतर ठीक आवेदन नहीं किया। तो ये तो ठीक कि आपका बचाव होना चाहिए, क्योंकि आपको 5 लाख चाहिए और इन्हें 2 लाख चाहिए थे। आपने अपने 5 लाख आज तक नहीं मांगे, लेकिन ये भले आदमी आ गए 2 लाख मांगने, तो ठीक है, इनके भी 5 लाख दो फिर। ठीक है, यही शुद्ध अंतःकरण की बात है, शुद्ध अंतःकरण यही है। क्योंकि इनके 5 लाख आपने नहीं दिए तो इन्हें इस सीमा तक नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे कि आपने भी इनके 5 लाख नहीं दिए और 2 लाख इनके पास से हम आपको दिलवा दें, इन्हें टोटल 7 लाख का नुकसान हो जाए और तुम आराम से 2 लाख लेके चले जाओ, ये नहीं होगा। लेकिन इतना दंड इन्हें भी मिलेगा, इन्हें भी 5 नहीं दिलवाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि इन्हें भी अपने दावे के लिए सोना नहीं चाहिए था, अदालत आना चाहिए था। ये मांगने नहीं आई कभी भी, उन्होंने जब मांगा तब ये नींद से जग गई, अब इन्हें भी चाहिए 5 लाख। ठीक है, तो न्याय की बात यही है, शुद्ध अंतःकरण की बात यही है कि 2 लाख इनका समायोजन तो हम करा देंगे, लेकिन 3 इनके नहीं देंगे। ठीक है, तो इक्विटेबल सेटअप अगर टाइम बार्ड हो गया है तो इतना जरूर किया जाएगा कि प्रतिवादी ने जिस इक्विटेबल सेटअप को क्लेम किया है, ठीक है, उसमें से उतनी राशि जितनी वादी द्वारा दावाकृत राशि के समायोजन के लिए पर्याप्त है, उतनी तो प्रतिवादी को दिलवाई जाएगी। अर्थात वादी की धनराशि का समायोजन प्रतिवादी द्वारा दावाकृत धनराशि में से कर दिया जाएगा, किंतु शेष यदि कोई बचती है रकम तो वो प्रतिवादी को नहीं दिलाई जाएगी। ठीक, लीगल सेटअप का मामला होता, लीगल सेटअप का मामला होता और न्यायालय की अधिकारिता की धनीय सीमाओं के भीतर अगर इन्होंने 5 लाख की मांग की होती तो 2 लाख तक वादी का, ठीक है, वादी का दावा इनके द्वारा दावाकृत धनराशि में से समायोजित किया जाता और शेष 3 लाख इन्हें दिलवाए जाते। लेकिन उनके लिए हमने बताया था कि अगर वादी के दावे के उत्तर में आपने ऐसी धनराशि क्लेम कर दी है जो वादी
द्वारा दावाकृत धनराशि से अधिक है, यानी उसने 2 लाख मांगे, आपने 5 मांग दिया, तो 2 लाख की सीमा तक वादी की मांग क्या मानी जाएगी? सेट ऑफ। ठीक है, वादी 2 लाख तक वादी की मांग बोल गए, 2 लाख तक प्रतिवादी की मांग क्या मानी जाएगी? सेट ऑफ। लेकिन शेष 3 लाख काउंटर क्लेम माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ हमेशा दावे का उत्तर है और काउंटर क्लेम हमेशा आक्रमण है। उत्तर तो 2 ही लाख तक दिया जाएगा ना, क्योंकि वो 2 ही लाख मांग रहा है। हाँ, ये ठीक है कि आपको 5 लाख चाहिए, तो 3 लाख आपको दिलवाए जाएंगे क्योंकि आपके हैं, लेकिन वो उत्तर नहीं है, वो आक्रमण है। ठीक है, और आक्रमण हमेशा काउंटर क्लेम के तौर पर देखा जाता है। बस एक बात और कहेंगे, क्योंकि चर्चा वहां तक आ गई थी इसलिए, और कभी ये बात फिर रिलीवेंट हो जाएगी बताते बताते, तब फिर बताना पड़ेगा उतना ही। ये जो अंतःकरण हम लोग जानते हैं, जो जिसकी चर्चा हमने की, इसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में शब्द है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियस माने होती चेतना। ठीक है, और वो आप ही हैं। अंतःकरण उसके बाद है। ठीक है, अंतःकरण आपके सबसे नजदीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस आप ही हैं। चेतना आप ही हैं। आपके सबसे निकट जो है वो अंतःकरण है, और इस अंतःकरण के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, वो कॉन्शियसनेस, बस यही कहते हैं। उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे यहां नैतिकता और सामाजिकता बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है, कहते हैं हमारा कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा है कि हम ऐसा करें ना, गलत है ये बात। ये आपकी जो सामाजिक संरचना है, आपकी जो नैतिकता है, आपकी ये भी ना कहें, आपके जो संस्कार है वो अलाउ नहीं कर रहे, और आपके संस्कार बदल जाएंगे अगर आप दूसरों के समाज में पहुंच जाओ। क्या कसाई जो होता है उसमें दया नहीं होती? होती है, होती है। अपने बच्चों के प्रति तो दयाद्र होता है, किसी के प्रति दयाद्र होता है, जानवर के प्रति नहीं होता, उसे काट डालता है, कितना भी वो चिल्लाए। ये तो नहीं कह सकते कि दया नहीं होती भाई, कसाई में भी होती तो ही है। आपके शेर में दया नहीं होती? बच्चों के प्रति तो बड़ा ममत्वशील होता है, देखो कभी डिस्कवरी में। ठीक है, उसकी कंडीशनिंग वैसी है, उसकी कंडीशनिंग वैसी है। ठीक है ना, उसके संस्कार अलग है, इसलिए आपकी दया कहीं और प्रकट होती है, उसकी दया कहीं और प्रकट होती है। ठीक है ना, आप जिन कामों को क्रूर और कठोर मानते हैं वो उन कामों को क्रूर और कठोर नहीं मानता। आप कहते हैं हमारी ठीक है, हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। आप कॉन्शियस शब्द का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, आपके संस्कार अलाउ नहीं करते हैं कि आप चोरी ठीक है करें, ये आपके संस्कार अलाउ नहीं कर रहे, आपका कॉन्शियस नहीं। क्योंकि अगर कॉन्शियस अलाउ ना कर रहा होता तो आपका कॉन्शियस और शेर का कॉन्शियस ये अलग नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, आप चोरों के समाज में पहुंच जाएं, आप ऐसे समाज में पहुंच जाएं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। शाहजहांपुर में एक गांव, नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होता, उस गांव का निवासी कोई भी हो सकता है। उस गांव में सब चोर ही रहते हैं, और उनका परंपरा है कि जब तक लड़का चोरी नहीं कर लेगा ये नहीं माना जाएगा वो मैच्योर हो गया। उनके समाज में चोरी करना बुरी बात नहीं है, तो क्या उनका कॉन्शियस, उनकी अंतर चेतना आपकी चेतना से अलग है? नहीं, उनमें भी ईश्वर का वही अंश विद्यमान है जो अंश आप में विद्यमान है, लेकिन आपके संस्कार अलग हैं, उनका संस्कार अलग है। जो आपको बुरा लग रहा वो उन्हें बुरा नहीं लगता। ठीक है, कसाई भी सबके प्रति वैसा नहीं है जैसा वो जानवर के प्रति है, उसमें भी वही चेतना निवास कर रही है, लेकिन उसके संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं।
इसलिए हमारे यहां जो अंतःकरण कहा जाता है, कानून में उस अंतःकरण की बात नहीं हुई है। ठीक है, कानून में जिस अंतःकरण की बात हुई इनफैक्ट वो संस्कार है। ठीक है, उसे वो कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हमारे यहां अंतःकरण, ठीक है, ये इस संस्कार के बाद है। ठीक है, इस संस्कार के बाद है और उसके बाद आप है। ठीक है, लेकिन वो जिस अंतःकरण की बात करते हैं वो संस्कार है, सामाजिकता है, नैतिकता है। और चूंकि वो देखें, हमारे हिसाब से भी देखें तो आपका अंतःकरण उसके बाद सबसे निकट फिर वही है, तो उसके सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम इम्प्योर होने की संभावना होती है। इसलिए उसी के आधार पर फैसला जब लिया जाता है तो उसे साम्य का निर्णय कहते हैं, उसी को इक्विटी कहा जाता है कानून में। ये अप्रासंगिक तौर पर हमने बताया क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी दोबारा फिर। तो साम्यिक मुजरा क्या है और इक्विटेबल मुजरा क्या है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम काउंटर क्लेम तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। सोमवार को काउंटर क्लेम की बात करेंगे। देखिए,